जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल नेम प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी। जैसा कि आपको पता है कि हमने एफकेट एग्ज़ाम के लिए स्टैटिक जीके की एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 421, ए सॉलिड नीडल प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फ्लोट्स ड्यू टू। आपने बात देखी होगी कि बहुत सी चीज़ें पानी के ऊपर तैरती हैं, जैसे लकड़ी तैरती है पानी के ऊपर। अब उसका रीज़न तो क्या है? उसका रीज़न ये है कि लकड़ी की डेंसिटी होती है कम पानी से, और जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो चीज़ ऊपर रहेगी, जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो चीज़ नीचे रहेगी। अब लोहा क्यों डूब जाता है? क्योंकि लोहे की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो लोहा डूब जाता है। ठीक है, यही होता है। अब गर्म हवा ऊपर उठती है, ठंडी हवा नीचे रहती है। क्यों? क्योंकि गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, ठंडी हवा की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे रहेगी, जिस चीज़ की डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगी। लेकिन अब नीडल की, अगर सुई की हम बात करते हैं तो सुई तो सॉलिड होती है, उसकी डेंसिटी तो ज़्यादा होती है, लेकिन जब उसको आप पानी के ऊपर हॉरिजेंटली प्लेस करेंगे तो सुई पानी में डूबेगी नहीं। अगर खड़ी डालेंगे सुई तो वो डूब जाएगी, लेकिन हॉरिजॉन्टली यानी कि अगर लेटा देंगे सुई को पानी के ऊपर तो वो डूबेगी नहीं। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ऐसा होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर की वजह से। सरफेस टेंशन क्या होती है? सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी होती है जो एक तरीके से सरफेस के ऊपर एक खिंचाव उत्पन्न कर देती है, एक टेंशन क्रिएट कर देती है, उस वो एक लेयर सी बना देती है जो कि जो एक्सटर्नल फोर्स है उसको आने से पानी में रोकती है। तो उससे क्या होता है कि सुई पानी के ऊपर तैरने लगती है। अब ये सरफेस टेंशन बनती कैसे है? ये बनती है कोहेसिव फोर्स के कारण। समझना इस बात को, दो तरह की फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के अंदर। एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स या एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है किसी भी कि उसके मॉलिक्यूल किसी दूसरे मटेरियल के मॉलिक्यूल के साथ कितना जुड़ पाते हैं, कितना ऐड हो पाते हैं, उसको हम एडहेसिव फोर्स या एडहेसिव अट्रैक्शन बोलते हैं। और खुद के मॉलिक्यूल के साथ यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के साथ कितना जुड़ रहे हैं, अपनी तरफ खिंचाव कर रहे हैं, उसको हम कोहेसिव बोलते हैं। तो क्योंकि वाटर के अंदर सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, वो अपनी तरफ एक खिंचाव बना के रखते हैं, तो उससे जो है सरफेस टेंशन बन जाती है। तो उसके कारण सरफेस टेंशन बन गई। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आता है। आप नोटिस करिए कि कांच के गिलास में अगर पानी डाला जाता है तो पानी को अगर हम निकाल लेते हैं तो भी कुछ पानी कांच के गिलास में छिपा रह जाएगा। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी की एडहेसिव जो फोर्स होती है यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकने की जो फोर्स होती है वो उसके खुद के मॉलिक्यूल के चिपकने से ज़्यादा होती है। यानी कि एक पानी का मॉलिक्यूल है, दूसरा पानी का मॉलिक्यूल है, वो आपस में जो जुड़ रहे हैं, वो जो चीज़ है वो कंपैरेटिवली कम है किससे? कि वो दूसरे किसी मॉलिक्यूल से जुड़ रहे हैं। लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जो पारा होता है, Hg जिसको हम बोलते हैं, वो जो है वो अगर आप डालेंगे, जैसे थर्मामीटर भी होता है, तो वो चिपेगा नहीं कांच से। तो इसीलिए नहीं चिपता क्योंकि उसकी कोहेसिव फोर्स जो होती है यानी कि खुद के मॉलिक्यूल से चिपकने की जो क्षमता होती है वो दूसरे मॉलिक्यूल से चिपकने की क्षमता से ज़्यादा होती है। इसीलिए पारा कांच के गिलास में अगर आप डालेंगे तो वो नहीं चिपकेगा, जबकि पानी को अगर आप डालते हैं तो वो चिपक जाएगा। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कंप्यूटर के अंदर ना एक सिंपल प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसको हम जानते हैं गीगो के नाम से, GIGO। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी है, इसकी फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विंग्स ऑफ फायर एक बुक है। बुक तो क्या है? ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी का क्या मतलब होता है? जीवनी। अगर कोई व्यक्ति खुद लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। अगर किसी की जीवनी कोई और व्यक्ति लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी बोलते हैं। बायोग्राफी मतलब जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा। कोई व्यक्ति खुद अपनी जीवनी लिख रहा है उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जो बायोग्राफी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स। आपको पता होगा कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन से पहले बताते हैं कि कौन जीत सकता है, किसकी सीटें कितनी आ सकती हैं। तो इसका एक प्रॉपर डाटा होता है, मतलब लोग सर्वे करते हैं, जो भी बड़ी बड़ी स्टैटिस्टिकल स्टडीज़ के ऊपर की जाती है, न्यूज़ वाले हो गए या और भी बाकी जो इनके लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, और फिर उस डाटा को इकट्ठा करके वे बताते हैं कि कौन सा जीतता हुआ दिखाई दे रहा है, किसकी कितनी सीटें आ सकती हैं। तो इसकी भी एक पूरी पूरी स्टडी होती है और उसको क्या बोला जाता है? सेफोलॉजी बोला जाता है। और जो ये स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सेफोलॉजिस्ट बोला जाता है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कॉमन रेफ्रिजरेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? घरेलू। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू। घरों के अंदर जो हम कॉमन रेफ्रिजरेटर यानी कि जो फ्रिज यूज़ करते हैं उसके अंदर कौन सी गैस यूज़ की जाती है? तो फ्रीऑन का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको। विच स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट 70% ऑफ इंडियाज कॉफ़ी एंड सिल्क। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी और सबसे ज़्यादा सिल्क जो होती है वो कहाँ पे होती है? कर्नाटका में होती है, क्योंकि ये लगभग, मान लो कि अगर 100 टन कॉफ़ी, अंदाज़ा बता रहा हूँ, मतलब अंदाज़ा नहीं, मैं ऐसे ही गैस कर रहे हैं, गैस भी क्या है, एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। मान लो 100 टन कॉफ़ी होती है और 100 ही टन सिल्क होता है, तो उसमें से लगभग 70 टन कॉफ़ी 70 टन सिल्क हमारा कहाँ से आता है? कर्नाटका से आता है। 70% का मतलब आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, विच प्रिंसिपल स्टेट दैट व्हेन ए बॉडी इज पार्शियली और टोटली इमर्ज्ड इन ए फ्लूइड इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड थ्रस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। अब ये बात क्या है कि जो जहाज़ होते हैं, अब जहाज़ पे भी यही कंसेप्ट लगता है, जो पानी वाले जहाज़ होते हैं, अब वो भी लोहे के बने हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा भार होता है, लेकिन फिर भी वो पानी के अंदर नहीं डूबते। तो उसका क्या है? तो ये वही है कि ये कहते हैं कि बॉडी पार्शली या टोटली इमर्ज होएगी पानी में, तो वो क्या करेगी? अपवर्ड थ्रस्ट महसूस करेगी। यानी कि ये देखो, ये अगर हमारा है पानी, ये पानी तैर रहा है, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने जहाज़ है भाई, ये जहाज़ तैर रहा है। अब ये जहाज़ आप देखेंगे कि कुछ तो डूबा हुआ होता है, ऐसा नहीं है वो बिल्कुल सरफेस के ऊपर चलता है, कुछ तो डूबा हुआ होता है। तो उसकी स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाई जाती है कि जितने पानी को वो डिस्प्लेस करेगी, जो चीज़ तैरेगी, अगर ये चीज़ जो तैर रही है, इसका क्या मतलब है कि ये, इसकी शेप ऐसी बनाई गई है कि ये अपने से ज़्यादा बार के पानी को डिस्प्लेस कर रही है। और जब भी कोई चीज़ चाहे पूरी डूब जाए या फिर आधी डूब जाए, तो क्या होता है? एक अपवर्ड फोर्स महसूस करती है। जब भी कोई चीज़ किसी लिक्विड में डूबती है, तो वो जो अपवर्ड फोर्स होती है, अपवर्ड थ्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, वो इक्वल होती है किसके? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। यानी कि जितने फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया, उतनी ही फोर्स नीचे से लगेगी उसको ऊपर की तरफ फेंकने के लिए। ये बात किसने कही थी? आर्किमिडीज ने कही थी। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। कुचिपुड़ी एक डांस है भाई। कुचिपुड़ी डांस कौन सी स्टेट का है? केरला का है। ट्रू और फॉल्स? ये फॉल्स है, क्योंकि कुचिपुड़ी केरला का नहीं है, आंध्र प्रदेश का है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो डांस है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता दूं। भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, केरला का कौन सा हो गया? कथकली। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से हो गया। ओडिसी उड़ीसा का डांस हो गया। गोड़िया नृत्य वेस्ट बंगाल से। सतारिया कहाँ से है? असम से। मणिपुरी नृत्य मणिपुर से। मोहिनीअट्टम केरल का अगेन। और छो जो नृत्य है वो कहाँ से है? उड़ीसा से है। इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का देखने को मिल सकता है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका चाहे, ठीक है। और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। टेलीग्राम, यही जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का नाम है, मिल जाएगा आपको। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर हेमिस गुप्ता फेस्टिवल। एक फेस्टिवल का नाम है हेमिस गुम्पा, हेमिस गुम्पा फेस्टिवल। ये एक फेस्टिवल है, त्यौहार मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बेरी बेरी इज कोज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन। बेरी बेरी नाम की जो बीमारी होती है वो आपको पता होना चाहिए, विटामिन B1 की कमी से हो जाती है, विटामिन B1 की कमी से। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कौन से विटामिन की कमी से किसकी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है। विटामिन ए को हम रेटिनोल के नाम से जानते हैं। विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? रेटिनोल है। और इसके कारण क्या हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम बोलते हैं रतौंधी। रतौंधी मतलब रात को दिखाई नहीं देता। अब आ गया नाम विटामिन B1। विटामिन B1 को का जो नाम है वो थियामिन होता है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। अब ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे तो हम कह देते हैं कि बेरी बेरी रोग विटामिन B की कमी से होता है, लेकिन ऑप्शन में अगर B1 भी दिया हो, B2 भी दिया हो, तो B1 हमारा ठीक होगा। B2 की कमी से नहीं होता बेरी बेरी। बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। अब B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लाविन। विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? रिटार्डेड ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, बैड स्किन हो जाती है। बैड स्किन किसके कारण होती है? विटामिन B12 के कारण, B12 के कारण। और B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। आगे बढ़ते हैं। एनीमिया आपको पता है, खून की कमी, ठीक है। विटामिन C को हम एस्कोर्बिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन D को हम कैल्सीफिरोल बोलते हैं, इसकी कमी से रिकेट्स नाम का रोग हो जाता है। और एक्सेसिव ब्लीडिंग भी हो सकती है ड्यू टू इंजरी।
तो ये इंपॉर्टेंट कुछ विटामिन थे और उनके नाम क्या थे और उनसे कौन सी कमियां हो जाती हैं, कौन सी बीमारियां हो जाती हैं उनकी कमी से, वो भी मैंने आपको बताया। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भाई, दोबारा देख लेना, पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दी टाइड प्रोड्यूस। टाइड क्या होते हैं? लहरें उठती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं समुद्र के अंदर। क्यों उठती हैं? ग्रेविटेशन के कारण। किसके ग्रेविटेशन के कारण? सूर्य और चंद्रमा के ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि पता है ग्रेविटेशन का मतलब अपनी तरफ खींचना, तो सूर्य और चंद्रमा अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या होता है? लहरें उठती हैं बड़ी बड़ी। अब ये पूछ रहे हैं कि एक टाइड होती है ओशियन के अंदर, यूनिडायरेक्शनल। जब क्या हो कि अर्थ ऑन दी अर्थ बाई सन एंड मून, जब यूनिडायरेक्शनल हो, यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर हो, तो उस टाइड को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई। आरबीआई से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आरबीआई से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है, तो इसके बारे में जितने क्वेश्चन है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। सबसे पहले आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसीलिए जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। हेडक्वार्टर मुंबई, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इंडिया के अंदर है। ओनरशिप यानी कि किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नर कौन है इस टाइम पे? इनके शक्तिकांत दास है, आईए से हैं ये। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था? एक्ट 1948, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 के तहत हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द नंबर ऑफ वर्कर्स हु वुड ऑफर देमसेल्फ फॉर एम्प्लॉयमेंट एट डिफरेंट वेज रेट्स इज नोन एज सप्लाई ऑफ लेबर। ये कह रहे हैं कि ऐसे लेबर जो अपने आप को प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए अलग अलग तनख्वाह के ऊपर, तो उसको सप्लाई ऑफ लेबर बोल देते हैं। लेबर की सप्लाई कर दी उन्होंने। एज इनकम इंक्रीज द डिमांड ऑफ द इन्फीरियर गुड। देखो इन्फीरियर गुड क्या होता है? इन्फीरियर गुड होता है सस्ता सामान, सस्ता या फिर लो क्वालिटी का जो सामान होता है उसको हम इन्फीरियर गुड बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि इनकम इंक्रीज, लोगों के पास जब पैसा आएगा और अच्छा पैसा आएगा, आप खुद ही बताओ कि आप कोई भी सामान है वो आपको आपको शूज़ भी लाने हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, तो आप सस्ता सामान या घटिया क्वालिटी का सामान लाएंगे या आप अच्छी क्वालिटी का सामान लाएंगे? तो अच्छी क्वालिटी का लाएंगे, आपके पास पैसा है। जब लोगों की इनकम इंक्रीज करेगी तो अच्छा सामान खरीदेंगे। लोगों की इनकम डिक्रीज होगी, अब आपके पास पैसा नहीं है, जूते तो लाने पड़ेंगे तो आप सस्ते वाले जूते लाएंगे क्योंकि आपके पास पैसे कम है, आपको बाकी चीज़ें भी देख के चलनी है। लेकिन आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपकी तनख्वाह पहले 50,000 थी, अब आपकी तनख्वाह 80,000 हो गई है, तो आप क्या करेंगे? बढ़िया वाले जूते खरीदेंगे। तो इसी को कहते हैं, ठीक है। तो इन्फीरियर गुड की जो डिमांड है, जब इनकम इंक्रीज होगी तो उनकी डिमांड डिक्रीज होगी, और इनकम अगर डिक्रीज होगी तो डिमांड उनकी इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बन गया। अब ये देखो, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 435 का। हाँ, ये इसी का पार्ट है, मैं कराता हूँ अभी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपको ने सुना होगा इसका नाम, वाज द आउटकम ऑफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसका आउटकम था? तो वो आउटकम था कॉम्युनल अवार्ड का। अब ये कॉम्युनल अवार्ड क्या थे? कॉम्युनल अवार्ड आया था 1932 में। किसने दिया था? रैमसेस मैकडोनल्ड ने। कॉम्युनल का क्या मतलब होता है? कॉम्युनल होते हैं जो चीज़ें रिलीजन बेस्ड होती हैं एक तरीके से, उनके लिए हम कॉम्युनल वर्ड यूज़ करते हैं। आपको पता है कॉम्युनल वोलेंस हम कह देते हैं। अब इसमें क्या हुआ था कि आफ्टर जो है राउंड टेबल जो हुई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में ही हुआ था। और इसमें क्या कह दिया था कि सेपरेट इलेक्शन कर दो, किस किस के लिए? डिप्रेस्ड क्लास के लिए, अदर माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करो आप? अलग से इलेक्शन करवाओ। अब ये जो कॉम्युनल अवार्ड, अब देखो पहले तो ये पूछ रहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके बेस पे आया? 1932 में जो कॉम्युनल अवार्ड आया था। लेकिन 1932 में जो कॉम्युनल अवार्ड आया था वो आया था 1909 वाला जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? देखो यहाँ पे लॉर्ड मिंटो इज नोन एज द फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोड। अगर पूछा जाए कि ये जो कॉम्युनल अवार्ड हैं ये आए तो रैमसे मैकडोनल्ड के टाइम पे थे, लेकिन इनके फादर अगर पूछा जाए तो वही होगा ना जिसने स्टार्टिंग में शुरुआत करी होगी ऐसे कामों की। तो शुरुआत करी थी लॉर्ड मिंटो ने, क्योंकि लॉर्ड मिंटो ने 1909 में क्या करा था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से सीटें, अलग से इलेक्शंस की शुरुआत की थी। इसीलिए फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्ट्रोट है जो, वो किसे जाना जाता है? लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द लोकायुक्त एंड ओप इन विच स्टेट द लोकायुक्ता एंड उप लोकायुक्त एक्ट वाज फर्स्ट पास। सबसे पहले लोकायुक्त जो एक्ट है वो कहाँ पे पास किया गया था? महाराष्ट्र में पास किया गया था। हु सेड सोशलिज्म इज लाइक ए हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज एवरीबडी वियर्स इट।
CEM जोड़ ने ये बात कही थी, स्टेटमेंट है, बस ध्यान रखनी है। हु सपोर्टेड द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बात, या फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो बात कही थी ये किसने कही थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये डार्विन की थ्योरी है भाई, डार्विन की थ्योरी है कि जिसमें दम होगा वही रहेगा। सिलेक्शन ऑफ नेचुरल स्पीसीज की जब वे बात करते हैं तो ये बात कही थी। अब इसको सपोर्ट किसने किया था? तो फासिस्ट ने सपोर्ट किया था, ध्यान रखनी है। निस्क, निस्क ना एक कॉइन का नाम था, जैसे हम कह देते हैं सिक्के बोल देते हैं कॉइन्स को, या फिर करेंसी को टका बोल दिया बांग्लादेश की, जैसे हमने रुपया बोल दिया। इसी तरीके से एक टाइप का कॉइन था जिसको निस्क बोला जाता था। किसके टाइम में? रायन मतलब होता है काल, किसके काल में? गुप्त काल। द किंग हु कॉल्ड हिमसेल्फ देवनाम प्रिया एंड प्रियादर्शी, देवनाम प्रिया और प्रियादर्शी का टाइटल जो खुद को दिया था वो दिया था सम्राट अशोक ने। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए आपके एग्जाम के लिए। बाकी जो पहले भी वीडियो बनाई है, क्योंकि देख लो ये क्वेश्चन नंबर है 440 और हमने किया था 1 से स्टार्ट, तो ये अगर सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख के जाते हैं तो डेफिनेटली एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।